आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के तीसरे चरण के ऊपर एक विश्लेषणात्मक एवं सारगर्भित चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी तथा झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज के इस गहन विश्लेषण को शुरू करने से पहले जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर, जिनके चेहरे पर एकदम कोयले की काली धूल जमी है। हाँ। वो अचानक खदानों से बाहर आते हैं और उन आदिवासी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, जिनके हाथों में उनके पारंपरिक तीर धनुष है। क्या बात है, एक तरफ सायरन की आवाज और दूसरी तरफ मांदर की थाप। एकदम सही कहा। और ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है। 1971 से लेकर 1987 के बीच झारखंड के इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल यही हो रहा था। और हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो टाइमलाइन है, वो बताती है कि यही वो कालखंड है जिसे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का तीसरा चरण कहा जाता है। हाँ, और ये चरण पिछले 2 चरणों से बिल्कुल अलग था। अलग कैसे? मतलब शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी ना? शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अगर हम पहले और दूसरे चरण को देखें तो वहां एक बहुत ही सीमित और शिष्ट राजनीतिक हलचल दिखाई देती है। मतलब सिर्फ नेताओं वाली राजनीति? बिल्कुल। उस दौर में बस संगठन बन रहे थे, कुछ बड़े नेता दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंप रहे थे, विधानसभा में बहस चल रही थी। लेकिन 1971 आते आते ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुलगती आग में घी डाल दिया हो। बंद कमरों वाला दायरा टूट गया। हाँ, अब ये मांग सिर्फ नेताओं की नहीं रही। छात्र अपनी किताबें छोड़कर, मजदूर खदानें छोड़कर और आम जनता अपने खेत छोड़कर सीधे सड़कों पर उतरने लगी थी। ये वजह है कि इसे जनाधारित चरण माना जाता है। पर ये बदलाव बहुत नाटकीय लगता है। मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया 1971 में कि ज्ञापन सौंपने वाले लोग सीधे सड़कों पर उतर आए? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। 1971 में ए.के. रॉय के नेतृत्व में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन होता है। एमसीसी? हाँ, एमसीसी। और यहीं से इस क्षेत्रीय आंदोलन में एक नया शब्द गूंजने लगता है, क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष। अच्छा, तो मार्क्सवाद की एंट्री होती है? बिल्कुल। और उन्होंने धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों को इस आंदोलन से जोड़ दिया। अब यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या? देखो, एक तरफ मार्क्सवाद है जो मानता है कि पूरी दुनिया के मजदूरों का कोई क्षेत्र या जाति नहीं होती, वो बस एक शोषित वर्ग हैं। हाँ, सही बात है। और दूसरी तरफ झारखंड का आदिवासी आंदोलन था, जो पूरी तरह से अपनी माटी और अपनी क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा था। ये तो एकदम आग और पानी वाला मामला हो गया ना? सतह से देखने पर सच में ऐसा लगता है ना? तो ए.के. रॉय ने इन दो विपरीत विचारधाराओं को एक साथ मिलाया कैसे? क्या इससे अलग राज्य की जो मूल मांग थी वो भटक नहीं गई? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन मांग भटकी नहीं, बल्कि ए.के. रॉय की जो राजनीतिक समझ थी, उसने इस आंदोलन को एक ऐसा सामाजिक आधार दे दिया जिसे तोड़ना प्रशासन के लिए नामुमकिन हो गया। वो कैसे? इसे इस तरह समझिए कि झारखंड में शोषण कर कौन रहा था? जो व्यवस्था आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन से बेदखल कर रही थी, बिल्कुल वही पूंजीवादी व्यवस्था खदानों में मजदूरों का भी खून चूस रही थी। मतलब शोषक एक ही था। एकदम सही। ए.के. रॉय ने यही स्थापित किया कि क्षेत्रीय असमानता का शिकार सिर्फ आदिवासी नहीं है। जो भी इंसान वहां मेहनत कर रहा है, चाहे वो बाहर से आकर बसा मजदूर ही क्यों ना हो, वो शोषित है। तो उन्होंने दोनों को एक आम दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिल्कुल। मार्क्सवादी विचारधारा ने इस लड़ाई को सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहने दिया। इसने आंदोलन को धनबाद के कारखानों से लेकर गांवों तक फैला दिया। क्या रणनीति थी? मतलब अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे लोगों को बता दिया कि तुम्हारी लड़ाई एक ही है। हाँ। लेकिन जब जमीन पर इतनी बड़ी गोलबंदी हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी? क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? नहीं, सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी। 1971 में ही सरकार ने छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कर दिया। स्वशासी विकास प्राधिकार? हाँ, इसका उद्देश्य बताया गया कि इसके जरिए क्षेत्र का विकास होगा और अलग राज्य की मांग को संतुलित किया जाएगा। इसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो और डॉक्टर उस पर एक छोटा सा बैंडेज चिपका कर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब यहाँ संसाधनों की इतनी लूट हो रही है और सरकार सोच रही है कि एक अथॉरिटी का बोर्ड टांग देने से लोग शांत हो जाएंगे। बिल्कुल।
ये प्राधिकार वास्तव में एक बहुत ही कमजोर प्रशासनिक प्रयास था। इसे कोई वास्तविक शक्तियां या बजट तो दिया ही नहीं गया था। तो ये सिर्फ कागजी साबित हुआ? हाँ, सिर्फ कागजी। और यहाँ हमें एक संस्थागत विफलता यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर का बहुत दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है। जब व्यवस्था ऐसा कोई रिलीज वॉल्व बनाती है जो काम नहीं करता, तो जनता का सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। मतलब गुस्सा कम होने के बजाय और भड़क जाता है। एकदम। इस नाकामी ने आग बुझाने के बजाय उत्प्रेरक का काम किया। नीतियों के विफल होने पर जनता का सड़क पर उतरना एक तरह से अनिवार्य हो गया था। तो बैंडेड उखड़ गया और घाव पहले से भी गहरा हो गया। हाँ। अब इस खालीपन को भरने के लिए किसी बड़े संगठन की जरूरत थी, और यहीं पर इतिहास में एंट्री होती है 1973 की। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष। बिल्कुल। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना होती है। विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष बनते हैं और शिबू सोरेन इसके महासचिव। और मंच पर AK रॉय भी मौजूद थे। हाँ, और कई स्रोत इसे पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इसे टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई आम पार्टी नहीं थी। ये उस समय की 3 सबसे बड़ी जमीनी ताकतों का एक महागठबंधन था। 3 ताकतें कौन कौन सी? देखिए, एक तरफ विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज था, जिसकी कुड़मी समाज में बहुत गहरी पैठ थी। दूसरी तरफ शिबू सोरेन का सोनौत संथाल समाज था, जो आदिवासियों के बीच काफी मजबूत था। बिल्कुल। और तीसरी तरफ AK रॉय की मार्क्सवादी समन्वय समिति, जिसके पास खदान मजदूरों की बड़ी फौज थी। समाज के जो अलग अलग वर्ग कल तक अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वे अब झामुमो के झंडे तले एक हो गए। और उस झंडे ने भी बहुत कुछ बदल दिया। मुझे हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये जानकर हैरानी हुई कि झामुमो ने जो झंडा चुना उसमें लाल और हरा रंग था। हाँ, लाल और हरा। लाल रंग मजदूरों के संघर्ष का प्रतीक था और हरा रंग किसानों और झारखंड की हरियाली का। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रतीक था। लेकिन सिर्फ झंडा बनाने से तो जमीन पर कुछ नहीं होता ना। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने सबसे पहले महाजनी प्रथा के खिलाफ सीधा संघर्ष छेड़ दिया। महाजनी प्रथा, वही सूदखोरों वाली? हाँ, और इसके साथ विस्थापितों का पुनर्वास और वन कानूनों का विरोध भी शुरू किया। अब यहाँ एक और उलझन है। अलग राज्य मांगने वाले संगठन ने अपना पूरा ध्यान इस महाजनी प्रथा पर क्यों लगा दिया? राज्य की सीमाएं तय करने के बजाय वो सूदखोरों से क्यों लड़ रहे थे? इसके पीछे बहुत गहरी जमीनी हकीकत थी। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी आदिवासी से जाकर कहेंगे कि हमें अलग राज्य चाहिए, तो शायद वो उतना जुड़ाव महसूस ना करे। क्योंकि वो एक अमूर्त बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि जिस महाजन ने कर्ज के बदले तुम्हारी जमीन हड़प ली है, हम उसे भगाएंगे, तो वो तुरंत आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ओह, तो लोगों को उनकी रोजमर्रा की तकलीफों से जोड़ा गया। एकदम सही। उस दौर में महाजन शोषण का सबसे क्रूर चेहरा थे। वे 200-300% ब्याज वसूलते थे। झामुमो ने समझ लिया था कि अलग राज्य की मांग को तब तक जनसमर्थन नहीं मिलेगा जब तक उसे आम आदमी की जमीन से न जोड़ा जाए। क्या बात है। और जब झामुमो ने गांव-गांव जाकर रैलियां की, तो लोगों को लगा कि ये संगठन वाकई उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, और इसी जमीनी जुड़ाव ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन जब जन आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ भावनाओं या भीड़ के दम पर आप सरकार से टेबल पर बैठकर बात तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। सड़कों पर लड़ने वालों के साथ साथ आपको ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जो नीतियां बना सकें, आंकड़े जुटा सकें। और शायद इसीलिए 1978 में एक नया मोड़ आता है। हाँ, 1978 में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन होता है। अब यहाँ थोड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ सड़कों पर लड़ाई चल रही है, खदानों में हड़तालें हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये सेमिनार करने वाले बुद्धिजीवी आ गए। देखिए, किसी भी सफल क्रांति को 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तेज दिमाग जो रास्ता तय करे, और मजबूत पैर जो उस रास्ते पर चल सके। जब आंदोलन बड़ा हुआ तो एक व्यवस्थित बौद्धिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। सरकार तो ऐतिहासिक दस्तावेजों और संवैधानिक तर्कों की भाषा समझती है ना। हाँ, सिर्फ नारों से तो दिल्ली नहीं हिलती। बिल्कुल। तो बुद्धिजीवियों ने आंदोलन को एक वैचारिक ढांचा दिया।
और उसी साल जो छोटा नागपुर परगना छात्र मुक्ति संघ बना, उसने आंदोलन को वो मजबूत पैर दिए। छात्र शक्ति। हाँ, छात्रों ने फुट सोल्जर्स की तरह काम किया। गांव-गांव पर्चे बांटना, दीवारें लिखना, ये सब उन्होंने संभाला। और जब झारखंड अलग राज्य संयुक्त मोर्चा बना तो उसने इन सभी को एक मंच पर ला खड़ा किया। मतलब बुद्धिजीवी, छात्र, मजदूर और किसान सब एक साथ। ये तो सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था। एक संगठित दबाव जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो रहा था। लेकिन जब दबाव इतना बढ़ जाता है और प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो टकराव लाजमी है, और इतिहास में ऐसे टकराव बहुत दर्दनाक होते हैं। गोवा गोलीकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, 8 सितंबर 1980 को पश्चिमी सिंहभूम में ये गोवा गोलीकांड हुआ। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर दस्तावेजों को देखें तो ये मजदूर असंतोष और प्रशासनिक रवैये के बीच सीधा और हिंसक टकराव था। पुलिस फायरिंग हुई और कई आदिवासियों की जान चली गई। ये इस तीसरे चरण का सबसे अंधकारमय और संवेदनशील मोड़ था। जब प्रशासन संवाद के बजाय शक्ति प्रदर्शन करता है तो ऐसी त्रासदियां होती हैं। इस घटना ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र की चेतना को झकझोर दिया। अब अलग राज्य की मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये पूरी तरह से एक भावनात्मक और अस्मिता का मुद्दा बन गई। खून बहने के बाद तो बात राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनी जाती है। बिल्कुल। इस घटना ने आंदोलन में ऐसी उग्रता भर दी जिसने आने वाले समय की पूरी रणनीति बदल दी। से सीधा असर उस युवा पीढ़ी पर पड़ा जो स्कूलों और कॉलेजों से निकल रही थी। हाँ, और यहीं से छात्र राजनीति का एक नया दौर शुरू होता है। 22 जून 1986 को जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन होता है, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। बिल्कुल। और कहा जाता है कि इसे असम के छात्र संगठन आसू की तर्ज पर बनाया गया था। लेकिन क्या आजसू की आक्रामकता से वो पुराना बौद्धिक ढांचा खतरे में नहीं पड़ गया? असम के मॉडल में ऐसा क्या था जो झारखंड के युवा कॉपी करना चाहते थे? देखिए, ये एक पीढ़ीगत बदलाव था। युवाओं को लगा कि शांतिपूर्ण तरीकों से दिल्ली में बैठी सरकार नहीं सुनेगी। उन्होंने असम की तरफ देखा, जहां आसू ने आक्रामक आंदोलन से सरकार को झुका दिया था। उनका मॉडल क्या था? उनका मॉडल था आर्थिक नाकेबंदी, चक्का जाम और सरकार के काम को पूरी तरह ठप कर देना। आजसू ने भी यही रणनीति अपनाई। क्योंकि झारखंड पूरे देश को कोयला और खनिज देता है, आर्थिक नब्ज दबाएंगे तो सरकार तो सुनेगी ही। एकदम सही। आजसू के आने से संघर्ष की कमान युवाओं के हाथ में आ गई और विरोध प्रदर्शन का तरीका पूरी तरह से आक्रामक हो गया। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटके इस पूरी यात्रा को देखें, खासकर उन लोगों के लिए जो जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सार क्या निकलता है? अक्सर दूसरे और तीसरे चरण की तुलना की जाती है। दूसरे चरण और तीसरे चरण का अंतर ही सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अक्सर लोग सिर्फ तारीखें याद रखते हैं, लेकिन कारण और प्रभाव भूल जाते हैं। तो अगर हम एक टाइमलाइन सेट करें, बिल्कुल। 1971 में एमसीसी का गठन, जिसने वर्ग संघर्ष जोड़ा। उसी साल विकास प्राधिकार, जो सरकारी संस्थागत विफलता का प्रतीक है। और फिर 1973 में झामुमो का आना। हाँ, जो आंदोलन को महाजनों के खिलाफ और गांव-गांव तक ले गया। फिर 1980 का गोवा गोलीकांड, जिसने जन आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया। और अंततः 1986 में आजसू का उदय, जिसने युवाओं के नेतृत्व में आक्रामक विरोध की नींव रखी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तीसरे चरण ने भले ही तुरंत राज्य न बनवाया हो, लेकिन भविष्य के झारखंड निर्माण की एक बहुत ही ठोस नींव तैयार कर दी। बिल्कुल। जन समर्थन इतना व्यापक हो चुका था कि अब सवाल ये नहीं था कि राज्य बनेगा या नहीं, बल्कि ये था कि कब बनेगा। इस चरण ने समाज के सबसे निचले व्यक्ति के भीतर ये विश्वास भर दिया कि उनके अधिकारों की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी। ये बहुत ही गहरी बात है, और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के तीसरे चरण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा, जो झारखंड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।